भाई हमारे कुलदीप जांगड़ा ने कह दिया कि सारे मिलकर काम कराएंगे और अपने हल्के काम नाम कराएंगे। ठीक है ना? मेरी बात तो सारी हमारे कलाकार ने पहुंचा दी। अब उसके बाद कोई और बात रहेगी बाकी? क्यों और कोई रहेगी बाकी? तो ये बात ठीक है ना? सारे मिलकर और अपने हल्के का। हाँ। तो भाइयों, रैली है, बोलना तो होता ही है, लेकिन जो इस रैली का संदेश है वो हमारे साथी ने आपको पहले दे दिया है। फिर भी आज की इस चुनावी रैली में हमारे बीच में हमारे सभी नेता मंच पर विराजमान हैं। इसके अंदर चाहे इस हल्के के अपने विधायक और जो भी डिप्टी स्पीकर है विधानसभा में श्री रणवीर सिंह गंगवार जी, और साथ ही ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, जो इस लोकसभा इलाके के लिए अपने प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर जो आज का हेतु है इस रैली का, वो तो लोकसभा का चुनाव ही है। इसलिए आज के हमारे बराती तो सारे हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, बनना दूल्हा दूल्हा बड़ी उम्र हो, लेकिन इनकी शादी के दूल्हा तो यही है। और जो अपनी हरियाणा सरकार में मंत्री बने हिसाब से हमारे विधायक हैं श्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, विधायक के हमारे हंसी श्री विनोद झाणा जी, ऐसे ही सेना के अंदर सेवा करते हुए आज अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, पार्टी के महामंत्री श्री सुरेंद्र पुनिया जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मैनासा केंद्र जी, पूर्व सांसद राज्यसभा डॉक्टर डीपी वत्स जी, श्री रवि सैनी जी, चेयरमैन जिला परिषद श्री सोनू घाटा जी, पूर्व मेयर हिसार श्री गौतम सदाना जी, पार्टी के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सरपंच कैमरी, श्री कृष्ण सक्सेना जी, रिटायर्ड आईएएस श्री आर.एस. वर्मा जी, सभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार सहायता मित्रों, आपको जानकारी है कि मैं कैमरी गांव में आज दूसरी बार आया हूं। मेरी कोशिश रही हमेशा कि जितने भी बड़े बड़े गांव हैं हरियाणा के, उन सब गांव में एक बार तो कम से कम जरूर जाया जाए। मौका मिले तो दूसरी बार भी जाने का अवसर जब मिले तो जरूर छोड़ना नहीं है। तो ये नलवा हल्का, जहां से आपने श्री रणवीर सिंह गंगवार जी को जिता करके भेजा, बहुत ही हमारे मिलनसार जी नेता है, हर आदमी के स्वभाव करते हैं, इनकी अपनी पैठ है समाज में, तो हम इनका पूरा उपयोग करते हैं। तो आज इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, आप यहाँ पधारे, आपका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं न तो मुख्यमंत्री के नाते आया और न ही पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आया हूं। मैं तो कहूंगा, मैं आपका अपना मनोहर लाल आया हूं, और इस मनोहर लाल को आप जब भी कभी आगे जाकर याद करोगे, जो सेवा मुझे पार्टी की ओर से मिलेगी, सरकार की ओर से मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो भी आपकी सेवा के लिए हरियाणा का बेटा होने के नाते हमेशा तैयार रहूंगा। जब भी आप बुलाएंगे मैं आपके बीच में आऊंगा। आज हमारे बहुत वक्ताओं ने पिछले 10 साल की, हमारी 9 साढ़े 9 साल की हरियाणा की और
10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की उपलब्धियां गिनवाई है। मैं उपलब्धियां गिनवाने नहीं आया हूं, उपलब्धियां तो अपने आप जो गिनी गई हैं वो भी हैं, लेकिन एक और प्रकार से आपके सामने विषय रखूंगा, वो है कि हमने पिछले 9.5 साल में हरियाणा में सरकार के काम करने का तौर तरीका बदला है, व्यवस्था परिवर्तन की है। परिवर्तन जीवन का एक नियम है। एक ही ढर्रे पर जब चीजें चलती रहती हैं तो किसी को भी आनंद नहीं आता, और जब ढर्रा सड़ा गला हो जाए, उसमें कमियां आ जाए, तो उसको बदलना ही हमारा धर्म है। जब हमने 2014 में सरकार बनाई थी तो इस प्रदेश के अंदर एक निराशा का माहौल था, एक भय का वातावरण था। हर यानी व्यक्ति ये सोचता था कि लूट खसूट करके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। बहुत नेता तो इसी की ट्रेनिंग कराते रहते थे, ईमानदारी को सो दूर होती थी। हमने भाई बहनों आकर के कहा नहीं, सिस्टम बदले, कैसे व्यक्ति को ईमानदार किया जा सकता है, चाहे वो नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे कर्मचारी हो, और चाहे आम जनता का आदमी भी अपने किसी स्वार्थ से कहीं ना कहीं सांठगांठ करके भ्रष्टाचार करने में लग जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी थी। कोई भी आदमी काम कराने जाता था किसी सरकारी दफ्तर में, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, करोड़ों रुपए तक जैसा काम हो वैसा वो इंजेक्शन लगवाता था। दुनिया दुखी थी। जैसे तैसे काम कम करवाते थे, मजबूरी हमारा काम होना चाहिए, लेकिन बोझ उठवाना एक आम बात थी। एक आदमी इस इलाके की, मुझे पुरानी घटना याद है, मैं आदमी नेता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने इस इलाके का कोई एक आदमी अपने नेता के पास चंडीगढ़ चला गया कि जो मैंने फर्द बनवानी थी, और पटवारी ने पीछे ले लिए। पहले कितने ले लिए? पहले 100 रुपये ले लिए। और तू कहां से आया है? हिसार जिले से आया। कितना किराया लग गया? अगर जी 100 अड़का लग गया, 100 अड़का लग गया, 2 दिन खराब होंगे। बोले 100 देकर बड़ा काम करा दिया, 200 रुपये क्यों खराब करें? ये नेताओं की सोच हुआ करती थी। मैं नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस घटना को किस किस बुजुर्ग ने सुन रखा था, आप खड़े करो। कितने लोगों ने सुना? बात सच्ची थी कि नहीं? बोलो सच्ची थी कि नहीं थी? आज किसान कोई फर्क बनवाने जाता है, किसी का कोई आना लगता, कोई आना लगता, जाके अपना किला नंबर बताओ, मालिक का नाम बताओ, बटन दबाओ, फर्द निकल के आ जाए। एक फर्द महोदय मिलती है जिसके ऊपर साइन नहीं होते, कहीं दिखाने लायक होती। एक फर्द होती है अपने बैंक में जमा करानी है, मान्यता प्राप्त होती है, वो साइन करके उसका थोड़ा अलग हिसाब में शायद उसका 20 से 50 रुपया फीस लगती है, किसी की जेब में पैसा नहीं जाता। बहुत ऐसे काम कर दिया। नौकरियां बिकती थी कि नहीं बिकती थी? अरे हाना तो करो। और उसके रेट बने हुए थे कि चपरासी की इतने में, कलरक की इतने में, एसडीओ की इतने में, इंस्पेक्टर की इतने में, आईएएस की, एचसीएस की इतने में, आईएएस, आईपीएस की, एचपीएस की इतने में, लाख से करोड़ तक। या तो हमें बापू के किले बेचने पड़ते थे, बिकवाते थे बापू किला बेच के आप लोगों को, या मां की टूट बिकवानी पड़ती थी। था कि नहीं मामला? और हमने आने के बाद 9.5 साल में 1,20,000 नौकरी स्टाफ सिलेक्शन की और 10,000 से ज्यादा नौकरी एक्सपीएस की, 1.25 लाख से ऊपर नौकरियां दी हैं। एक भी पैसा कल किसी ने लिया हो, एक भी किसी ने लिया हो तो आके बता देना। आज भले मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मेरी टीम, मेरा आज के मुख्यमंत्री, आज के अफसर ऐसे उनको कह करके और गर्दन में हाथ डाल के पैसा निकाल कर ला दूंगा आपको। अब सारे इलाके के लोग बैठे हैं, या खाली कोई कैमरे के तो नहीं बैठे, पूरे इलाके के गांव हैं।
लेकिन मुझे कैमरी के ही लोग आके बता गए कि हमारे गांव अकेले में 100 नौकरी लगी है, इन दिनों में 100 नौकरी 46 जॉब लगी है पिछली बार। अच्छा, किसी का जानकार, किसी का रिश्ता या कोई खुद बैठा हो जिसकी नौकरी लगी हो, ऐसे जरा एक बार हाथ खड़े कर दो। इतने सारे लोग हैं जो किसी का जानकार, रिश्ता, नौकरी लगा बिना पैसे। गरीब के सिर पर हाथ रखने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमने किया। हर रसोई में हमारी मां बैठ के जो आंखों में धुएं के कारण से आंखें खराब हो जाती थी, सांस लेते हुए कैंसर हो जाते थे, उसको दूर करने के लिए गैस का सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे। आज से 10 साल पहले पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था सिलेंडर लेने के लिए, और 25 साल पहले जाए तो जो मेंबर पार्लियामेंट होते थे, कल रणजीत सिंह जी बता सकते हैं, उनको कूपन मिला करते। ये 25 कूपन की किताब है, 3 महीने में एक किताब मिलेगी। आप अपने इलाके में लोकसभा में इतना बड़ा इलाका है, 25 लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन दे सकते, एक कोटा बंधा हुआ था। अब चौधरी रणजीत सिंह जी उस समय शायद एक बार मेंबर पार्लियामेंट है उस समय, लेकिन जितने मेंबर पार्लियामेंट रहे वो भी कुछ तो अपने वर्कर को दे देते थे, और कहीं तो वहां भी गड़बड़ हो जाती थी। तो भाई बहनों, हर घर में रसोई का गैस का कनेक्शन, हर घर में पानी का कनेक्शन, हर घर में लाइट, ये हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने दिया है। जब हमने सत्ता संभाली, 120 गांव में 24 घंटे बिजली की क्लेम किया जाता था, मिलती थी कि नहीं मिलती थी पता नहीं। हमने एक योजना बनाई, क्या, मेरा गांव जगमग बांटना शुरू किया था मैंने 2015 में। झोड़ी फैला के मैंने बिल मांगे थे लोगों से कि भाई बिल देने शुरू कर दो, ये थारी जो तारे वाले बिजली है इसको हम ठीक कर देंगे, बिजली के मीटर बाहर लगवा देंगे, ज्यादा बिल हो तो 1 साल से पीछे का सारा माफ कर देंगे, लेकिन आगे से बिल भरना शुरू कर दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। आपकी जानकारी के लिए आज 6500 में से बिजली मंत्री तो हमारे रणजीत सिंह जी हैं। ये काम तो इन्हीं के द्वारा इन 5 सालों में उन्होंने कराया, उससे पहले हमने शुरू किया। लेकिन आज 5800 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें नहीं जाती। बल्कि अब तो गांव के लोग कहते हैं कि थोड़ी कम कर दो। क्यों? कि सारे बच्चे भी, महिलाएं भी 24 घंटे अपना पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, बिजली में सारी चीजें उसी पर काम करते हैं, बिल ज्यादा आता है, मेरी जेब ढीली होती है। अब तो कहते कम कर दो। लेकिन हरियाणा पहला प्रदेश होगा कि जहां सब 6500 गांव में 24 घंटे बिजली मिलेगी, और देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इतनी भारी मात्रा में लोगों को बिजली मिलती है। और उन्हें बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाए, जो रेट आज से 8 साल पहले चल रहे थे वो भी आज चल रहे हैं। लोग लुभावन नारे तो सब देंगे, कोई कहता है कि हम सस्ती कर देंगे, कोई कहता है हम मुफ्त में दे देंगे। भाई सस्ती करेंगे, मुफ्त में देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे कि नहीं, ये तो बताओ। इस पर वो नहीं खोलेंगे, इस पर वो नहीं खोलेंगे। मानो अगर 10 घंटे 8 घंटे दे दे और कुछ रियायत भी दे दे तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। आज युग बदला है, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हर चीज बिजली के लिए उनको जरूरी है। आज तो अगर किसी के गांव में 24 घंटे बिजली नहीं है ना, रिश्ता करने वाले रिश्ता करने नहीं आते, पहले पूछते थारे गांव में 24 घंटे बिजली है कि नहीं है। बोलो मेरी बात सच्ची है कि नहीं? कुल मिलाकर मित्रों बहुत चीजें हमने की है बच्चों की पढ़ाई के लिए, खास करके बेटियों की पढ़ाई के लिए। 20 किलोमीटर पर कॉलेज जरूर होगा। हमने 35 नए कॉलेज लड़कियों के और इतने ही कॉलेज को-एड एजुकेशन के 70-72 नए कॉलेज खोले। और जो बच्चे 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर भी जाते हैं, उन बच्चों की जो स्कूल की शिक्षा वाले बच्चे हैं, उनके आने जाने के लिए बसें नहीं है तो थोड़ी संख्या तो उनके लिए टेम्पो, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, और उसका किराया सरकार देगी। किसी बच्चे को उसका पैसा देने की जरूरत नहीं, सरकार उसका किराया देगी। हाँ, एक बात और की है, थोड़ा लोग जो नाराज होते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बात ठीक है कि गलत है। कई स्कूलों में मास्टर तो है 2 और बच्चे हैं 8। मास्टर तो है 2, तो 2 रखने पड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। एक से स्कूल नहीं चलता, 2 स्कूल जरूर रखने पड़ते हैं। बच्चे 5
बच्चे 12। तो हमने कहा जो 20 से कम बच्चे हैं उनको पड़ोस वाले स्कूल में भेज दो, किराया हम देंगे। जैसे 20 से ज्यादा हो जाए फिर स्कूल में 2 टीचर भेज देंगे और अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। अभी आप अगर मेरी बात समझे हो, हमारी माताएं बहनें भी बताएं, बाकी बताएं, ये योजना ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? अगर किसी गांव में 10 बच्चे हैं, वहां 2 टीचर जा रहे हैं, 2 टीचर आज कुछ भी नहीं तो एक टीचर 40-50 हजार तनख्वाह लेता है, 1 लाख रुपया उसकी महीने की तनख्वाह देते हैं। बच्चे हैं 4, एक बच्चे को 25,000 रुपया खर्च करते हैं। हमने कहा भाई आपको लगता है कि गांव में सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है और प्राइवेट स्कूल का 1000 रुपये महीने का फीस लेता। हमने कहा प्राइवेट में पढ़ा लो, हम बच्चों की फीस देंगे। प्राइवेट के स्कूल की फीस चिराग योजना में हमने देनी शुरू की। क्या मना कर दिया, लेकिन शोर मचाते हैं स्कूल बंद हो गए जी। अरे बंद हो गए, बेकार पड़े स्कूलों की बिल्डिंग बहुत काम आ जाएगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। यानी 4 बालक हो, 2 मास्टर हो, उनका पढ़ने का मन ही नहीं कर सकता। क्लास तो क्लास होती है, सब मिलकर के बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं और 10-20 होते का शरारत भी करते हैं। एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे तो क्या तो कर लेंगे, तो बच्चों का विकास भी अच्छा होगा सामूहिक जीवन में। मैं बात को हिसाब से बता रहा हूं कि हमने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है और सिस्टम बदले हैं 10 साल में। खेती के लिए, किसानी के लिए कितने काम किए हैं। पानी की कमी हो गई, अब मैं इस इलाके में इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पानी की कमी है। पानी बहुत डाउन चला गया, डार्क जोन हो गया, 100 फुट 200 फुट 300 फुट तक पानी चला जाता है। और किसान क्या करता है, ट्यूबवेल लगाएगा, पानी निकालेगा, धान बोएगा। इस इलाके में धान बोना शुरू किया हम लोगों ने, थोड़ा किया। अब क्यों बोया, एक बार बो दो, बाद में उसको झाड़ लो, झाड़ के मंडी बेचो, काम करना नहीं पड़ता। पैसे ज्यादा बचे तो बचे वो बात नहीं, मेहनत करने से चीज उठा के धान बोना शुरू कर दो। लेकिन ये पता नहीं है 1 किलो चावल बनाने में, धान के बाद चावल बनता ना उसको छड़ के उसकी भूसी अलग करते हैं, चावल निकालते हैं। 1 किलो चावल के पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। 3000 लीटर पानी पहले ही कम है। हर साल एक पाइप नीचे डालना पड़ता है, 10 फुट का पाइप हर साल मिलता है। सब ट्यूबवेल वाले बैठे हैं, बता दो नहीं डरता होता। हमने निवेदन किया भाई धान बोना छोड़ दो, बिना धान बोए कोई और फसल बोलो, हम आपको 7,000 का साल का, उसके बदले में आपको एक मुआवजा देंगे। धान के बदले दूसरी फसल बो दो, 7,000 रुपये दे देंगे साल का। और 1 लाख एकड़ पर ये बदल हुआ, 1 लाख एकड़। मकसद क्या है? मकसद है पानी बचाना। पानी बचा के मुझे क्या करना, मुझे तो 6 लीटर पानी दिन में पीने के लिए और 30-40 लीटर 50 लीटर पानी नहाने धोने के लिए। घर में कोई जहां 2 नौकर रहते हैं, सफाई करते हैं, 50 लीटर उनको काम आएगा। एक आदमी को 135 लीटर काम आता है दिन में। और अगर 3000 लीटर 1 किलो चावल मानो 5-7 दिन में मैंने खाया हो तो 3000 लीटर पानी बचाया, मैंने अपना पानी की सुरक्षा तो कर लिया। हमारे बच्चों के लिए पानी चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। जमीन जो है वो तो हम दे जाएंगे, लेकिन बंजर लेके जाएंगे, पानी नहीं लेके जाएंगे। जहाँ जमीन विरासत है वहां पानी भी विरासत है, अगली पीढ़ी के लिए पानी भी देके जाओ मेरे भाइयों। हमारे अपील पर काम करो। अब लोग कहते हैं आप इलेक्शन की दोनों बातें याद करा रहे हो, तो करा रहे भाई, इलेक्शन ना हो, हम तो समाज के भले के लिए काम करते हैं, इलेक्शन के लिए वोट के लिए काम नहीं करते हैं। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये हर किसी को वोट का बैंक मानते हैं कि गरीब आदमी है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कांग्रेस के 55-60 सालों में नारे देते रहे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाई नहीं कभी किसी। ये जो कहते हैं न्याय की बात करते हैं, क्या न्याय की बात करते हैं? गरीब की गरीबी हट जाती तो न्याय था। आज देखो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट छापी है, क्या कि देश के 20 करोड़ लोग और ये जो बीपीएल का रेखा है जो 1,20,000 है उससे बाहर हो गए, उससे ऊपर आ गए, उनकी आमदन बढ़ गई है। जिसमें हरियाणा के भी 14 लाख लोग हैं। हरियाणा के लोगों की आमदन थोड़ी अच्छी आमदन है,
बीपीएल में उतनी संख्या नहीं है, लेकिन हमने कहा आमदन अच्छी है तो हम इसकी लिमिट क्यों ना बढ़ा दें। अभी जैसे गंगवा जी कह रहे थे कि हमने उस 1,20,000 के बजाय उसकी जो लेवल है 1,80 कर दिया, ताकि और भी थोड़े ऊपर के लोग वो भी फायदे के हकदार हो जाए, 1.5 गुना कर दिया। अब उस हिसाब से बीपीएल में जितने पहले घटाए थे उतने और जुड़ गए, क्योंकि उसका लेवल और बढ़ा दिया। हम फायदा करना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी कोई ऐसा नहीं है, तो तुलना होती है। जो कम पैसा कमाता हो गरीब है, जो ज्यादा पैसा कमाता हो गरीब नहीं है, ठीक तो है। अगर ज्यादा वाले ज्यादा हो जाए तो उन्हें और थोड़ा सा जोड़ने में तो गरीबी के काम से और भी लोग आएंगे, उनको फायदा देंगे। आज हमने कौन आदमी इस योजना का पात्र है, कौन हकदार है, उसके हकदार को चक्कर नहीं काटने पड़ते कि अपनी एप्लीकेशन लेके जाएगा और जाकर के दरवाजे पर खड़ा होगा और वहां चक्कर काटेगा, नहीं। अब उसके घर पहुंचते हैं, तेरी आमदन कम है, तू बीपीएल में है, तेरा राशन कार्ड, तेरा आयुष्मान का कार्ड, तेरा और भी जो फायदा है वो तेरे घर बैठे मिलेगा, खाली एक साइन कर दे। आज जो बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के, 60 साल के बुजुर्ग को पहले धक्के खाने पड़ते थे, कई साल पेंशन नहीं पड़ती थी जिसका उनको जानकार ना हो, राजनीतिक आदमी के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने कहा नहीं, हमारे पास पूरा डाटा लेखा जोखा है हर परिवार का, हर आदमी का। आज की डेट में हरियाणा में 2,82,06,995 लोग ये हरियाणा की जनसंख्या है। अभी हमको पता है, क्योंकि मेरा परिवार है, परिवार के सबों की संभाल करना मेरा काम है। उसमें से देख लेते हैं जो जिस महीने में 60 साल का होता है, सरकारी आदमी घर पहुंच जाता कि बाबा या माँ जी आप 60 साल के हुए हो, साइन कर दो, पेंशन लेनी है ना, कोई मना नहीं करता, ठीक है। तो अगले महीने से 3,000 रुपये महीना से घर जाने शुरू हो जाती है। किसी को खिड़की पर जाने की जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है? आप किस किस को जानते हो कि उसकी पेंशन अपने आप बन के घर आ गई, ऐसा कोई जानते हो किसी को? इधर लोग जानते हैं अपने आप। और भाई अब तो हमने छोटा छोटा और काम भी किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्याह नहीं होता और उम्र भी थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, उसके बाद स्कोप खत्म हो जाता है। 45 साल के बाद हमने कहा भाई इसकी भी पेंशन बढ़ा दो। अब लोग पता क्या कहें, लोग तो जो कहें कि ये तो आपने अपने लिए बनवाई है। भाई मैंने अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि जो एमएलए एक्स एमएलए हो जाता है ना, उसको 50,000 रुपये पेंशन वैसे ही मिल जाती है, और जिसको एक पेंशन मिल जाए उसको दूसरी नहीं मिलती है। तो मुझे तो खर्चे लायक 50,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी, मैं तो 3,000 का हकदार नहीं हूँ। लेकिन जो ऐसे लोग जिनकी इज्जत नहीं रहती गांव में, उसको कोई नजदीक नहीं लगने देता। अभी तो क्या के शब्द बोलना करें, मैं नहीं कहूंगा भाई, उसकी भी इज्जत रहनी चाहिए। 3,000 रुपये महीना उसकी जेब में भी डालो। और फिर एक और चीज हमारे सामने आई, हमारी बहनें दुर्भाग्य से अगर विधवा हो जाए, पति चला जाए, तो उसकी पेंशन तो चल रही है। लेकिन एक बहन मुझे कहने लगी कि भाई ऐसे भी हैं कि जिन पतियों की पत्नी की डेथ हो जाए, छोटे बच्चे तो उसको भी पालने पड़ते हैं, छोटे बच्चे उसको भी पालने पड़ते हैं। हिंदी में उसको विधुर कहते हैं, विधुर। अब मुझे ध्यान में आया, ये भी जरूरी है। अगर वो 40 साल के समय विधुर हो गया, शब्द वही है जो आपने बोला, क्या अगर वो दोबारा शादी नहीं कराएगा उसको भी 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। बहनों के लिए पहले किया हुआ, भाइयों के लिए भी कर दिया। भाई ठीक करा कि नहीं करा, हमारी बहनें बताएं, ठीक करा ना। तो ऐसे काम पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आते थे? इसलिए नहीं आते थे कि वो अपने को और जनता को अलग अलग करके सोचते थे। एक परिवार उनका होता था, खून रिश्ते का परिवार, माँ बाप, बेटे बच्चे, भाई बहन, पिता माता, ये उसका परिवार होता था, कुटुंब होता था। लोग उन्हें कहते हैं कि आपको क्या पता था, आपका तो परिवार ही नहीं है। मैंने उस समय कहा था कि मेरे मन में ये जज्बात हैं, मेरे मन की भावना है कि हरियाणा के 2,82,00,000 लोग, ये सारे मेरे बहन भाई हैं, ये सारा मेरा परिवार है।
और मैं परिवार के सदस्यों को लेखा जोखा रखता हूँ। जिस दिन जिसकी जन्म की तारीख होती है उसको बधाई भेजता हूँ। बोलो आप में से किसी को बधाई मिली टेलीफोन पर? इतने सारे लोगों को मिली। तो ये बातें जो बता रहा हूँ ये हमारे मन के जज्बात हैं। 9.5 साल खूब काम किया और फिर ये लगा कि देखो सारी उम्र को एक ही जगह पर बैठा रहे, उम्र के तकाजे के हिसाब से भी कुछ ना कुछ घर में भी आदमी काम करता ही है ना। अपने बेटों को हल पकड़ा देगा, उठा पकड़ा कर बढ़ जा रही। दुकानदार अपने बेटों को गद्दी पर बैठाना शुरू करेगा, तुम तागड़े। फिर लोहार भी अपने बेटों को पकड़ा देगा, थोड़ा खाती है और बंदा पकड़ा देगा, लगी कर लकड़ी ने एक सीधा। कुम्हार भी है, वो भी अपने बेटे को गिरती और क्या करनी वो भी पकड़ा देगा। अपने सामने उसको तैयार करता कि नहीं? तो भाई अगर हमने भी अपने सामने अपने किसी नौजवान साथी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऑफर कर दिया तो ठीक काम करेगा गलत? ठीक काम करा ना। अपने हाथ से कुर्सी पर बैठाया और पीछे खड़ा हूं कि कोई बात जो हमने चालू की उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि नए आदमी को सीखने में टाइम लग जाता। बाप भी हत्था पकड़ा के हाड़ी का उसके साथ चलता है, कदे फाड़ी बुलंद का लग गया करता ना, तो सिखाता उसको भाई खूट लो काट सीधा काट, नहीं हाड़ी भरनी तो कैसे भरनी। मैं सारी बात पता क्यों जानता हूं? अपने हाथ से हल चला रखा, ट्रैक्टर बार रखा। एक बड़े गांव का मेरा जन्म है, दूसरे गांव में मेरा खेत थे, वहां मैंने खेती करी, फिर पढ़ाई करी साथ साथ, फिर दिल्ली में दुकान करी, फिर एक फैक्ट्री लगाई, फिर समाज सेवा की। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैंने फिर उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस वो भी उसके साथ वो कराया, उसकी मदद करी। और आपके सामने पार्टी का काम करते जब मुझे कहा कि भाई मुख्यमंत्री बन के और जनता की सेवा करो, सेवा वास्ते करिए अपने सब, सत्ता भोगने वास्ते नहीं कि लूटो खसुटो जेल में डालो। जितने लोगों ने ये सब काम किए सब उनके सामने आ रहे हैं। किसी के ऊपर सीबीआई के केस, किसी के ऊपर ईडी का केस, कोई पुलिस का केस, कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई सलाखों के जेल में पड़ा। ये शुद्ध सात्विक जीवन हर किसी को बताना चाहिए, उसके लिए मैं लगा हूं और अपने साथियों को भी उसी लाइन पर लेकर के आ रहा हूं। एक जिम्मेवारी उसको मैं निभा रहा हूं। इन सब चीजों को आगे का बढ़ाना है। 10 साल हो गए हम लोगों को ये काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी को, और जब ने स्टेट में किया है। इस 10 साल के हर 5 साल का लाइसेंस लेना होता। किससे लेना होता? आपसे लेना होता। ये लाइसेंस रिन्यू कौन करता है? कौन करता है इस लाइसेंस को रिन्यू? जनता करती है। तो अगले 5 साल का लाइसेंस खाली रिन्यू नहीं कराना, लेकिन गोल्डन अक्षर, सुनहरी अक्षरों में लिखवाना है आप लोगों से। लिखोगे ना? लिखोगे ना? मोदी जी के लाइसेंस को सुनहरी अक्षरों में, और हमने रिन्यू करवाना है। और उस सुनहरी अक्षरों में कराने के लिए खाली रिन्यू कराना होता तो शायद 270-72 सीटों से भी हो जाता, लेकिन जब सुनहरी शाही से कराना है तो भाई 400 सीट का टारगेट रखा है। और इस 400 सीट में हरियाणा की जो हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा 10 सीटों का है, लेकिन 10 की तब पूरी होगी जब हिसार की सीट अब जीतेंगे। हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा योगदान हिसार की सीट में है। और कितनी बड़ी मात्रा में इसमें सहयोग करोगे? 400 बात नहीं, हिसार की जीत। हिसार की जीत कितने बड़े मार्जिन से करानी है, ये है हमारे सामने टारगेट। 5 लाख के मार्जिन से ये सीट जीतनी है हमको। जो इसमें मदद करेगा 5 लाख के मार्जिन में, वो जरा हाथ खड़े कर दो, हमारी बहनों समेत बोल करेंगे। इसके लिए एक एक वोटर को मिलना पड़ेगा, अपने घर में भी मिलना पड़ेगा, पड़ोसी को कहना पड़ेगा, रिश्तेदार को कहना पड़ेगा, पास के पड़ोस के गांव में जहां से यहां कोई नहीं आया उसको जाकर कहना पड़ेगा, अपने गांव में भी जो यहां जो लोग नहीं है उसको कहना पड़ेगा। पूरा गांव का गांव अगर फैसला कर लेगा तो जैसे हमने विधानसभा में उनको स्पेशल ग्रांट दी थी पंचायतों के अंदर,
जो पंचायतों में सर्वसम्मति से करेगा उसको पैसे दिए थे। अब इस लोकसभा में, विधानसभा, राज्य विधानसभा में तो कोई वैसी योजना नहीं है, लेकिन जो करेगा वो भुलाया नहीं जाएगा। वो जरूर उसको भी जब कभी मिलना होगा तो ऐसे गांव की पहचान करेगा जो पूरा 100% या 90-95% वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम को बड़ा करेगा। तो मान लो, पहले तो कैमरी गांव के लोग हाथ खड़ा करो कि ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन सा गांव है बड़ा गांव? नलवा। नलवे के लोग हाथ खड़ा करो कि हम इस मार्जिन को पूरा देंगे, 90% मार्जिन। और कौन सा बड़ा गांव है? ये गांव, ये कहने मुझे समझ में कम आया, लेकिन उसका पुराना नाम मुझे अच्छा नहीं लगा। पुराना नाम अच्छा नहीं लगा, नया गांव नाम बहुत बढ़िया है, पर वो मैंने नहीं रखवाया था वो नाम। उसका नाम क्या है? क्या है? अरे पुराना नाम अच्छा नहीं है, नहीं है ना? हमारे एमएलए साहब की ससुराल है वो, इसलिए बड़े राज्य हुए के गांव का नाम बदल दिया। तो मित्रों, ये बात हंसी मजाक में भी मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत गंभीरता से भी कह रहा हूं कि हर गांव का मार्जिन बढ़ना चाहिए। और विधानसभा हमारी जो नलवा है, इस नलवा विधानसभा में रिकॉर्ड जीत हो, दूसरी विधानसभा के लोग भी प्रेरणा लें, उनको भी लगे कि हमने आगे बढ़ना है। बातें बहुत मेरे पास कहने की हैं, लेकिन मैं अंत में आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज दिन बड़ा अच्छा है। आपने पता कि नया साल कल से शुरू हुआ है, हिंदू नव वर्ष संवत्सर 2081 कल शुरू हुआ है। आज उसकी दोयम है, दूसरा नवरात्रा है। तो आज इस दूसरे नवरात्रि के अवसर पर हम एक संकल्प ले कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों की बढ़ोतरी कराएंगे और बड़े मार्जिन से हम अपने प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को बड़ी जीत दिलाएंगे। इस संकल्प को करते हुए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ।